सबको नमस्कार। आ रही। जी जी। दिल्ली अध्यापक परिषद प्रतिवर्ष अनेक कार्यक्रम करती है इस प्रकार के, जिस करके मंथन करते हैं, विचार करते हैं हमारी दिशा क्या है, उस दिशा की तरफ हम चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं, ये विचार हम करते हैं। हमारा संगठन वैचारिक संगठन है और विचार को लेकर चलिए। राष्ट्रीय विचार हमारा है कि हमारा राष्ट्र करे, हम विश्व गुरु थे, फिर से विश्व गुरु बने और उसी दायित्व को निभाते हुए हमारे समाज का मार्गदर्शन करते हुए विश्व का मार्गदर्शन भारत करे। ये एक आवश्यक पहलू हम लोग समझते थे, इसको चलते हैं। एक दफा ऐसा प्रसंग आता है कि हिटलर की मुलाकात सुभाष चंद्र बोस से हो गई और हिटलर ने कहा कि मैं भाई विश्व को जीतने निकला हूं, अगर अमेरिका को दुनिया के नक्शे से मिटा दूं तो क्या रहेगा। तो उन्होंने कहा भौतिकवाद समाप्त हो जाएगा, क्योंकि अमेरिका भौतिकवाद के लिए जाना जाता है और भौतिकवाद भी अति भौतिकवाद दोनों कर सकते हैं, प्रकृति का वो करते हैं, इस प्रकार का उद्देश्य है। फिर उन्होंने पूछा मैं इंग्लैंड का अगर नक्शे से मिटा दूं तो क्या होगा। तो उन्होंने कहा भी ये जो उपनिषेधवाद है सारे में जो आगे फैल रहे हैं, सबके ऊपर राज करने का उनका जो मंशा है, हर एक देश को जीतने की और उस पर राज करने की, सारे को हथियाने की, वो एक बड़ी प्रवृत्ति है, उसको वो समाप्त हो जाएगी। उन्होंने पूछा अगर मैं जापान को समाप्त कर दूं तो कहने लगे राष्ट्रवाद समाप्त हो जाएगा। जापान अपने राष्ट्रवाद के लिए जाना जाता है, उसका एक एक नागरिक राष्ट्रवाद के प्रति समर्पित है, ऐसा जाना जाता है। फिर उसने पूछा अगर मैं भारत को दुनिया के नक्शे से मिटा दूं तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि ऐसा कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो भारत को नक्शे से मिटा दे। अगर अभी ऐसा हो गया तो दुनिया से मानववाद चला जाएगा, मानव सभ्यता समाप्त हो जाएगी, जीवन मूल्य समाप्त हो जाएंगे। हमारा जो भारत है अपने जीवन मूल्यों के लिए, मानवतावादी दृष्टिकोण के लिए माना जाता है। हम हमेशा कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबके कल्याण की हम लोग चिंता करते हैं। हम कहते हैं धर्म की जय हो, अर्थात अपने कर्तव्य के प्रति हम लगे धर्म की जय हो, विश्व का कल्याण हो। विश्व की बात करते हैं, ये केवल भारत ही करता है, बाकी सब कहते हैं हमारा कल्याण हो और हम छा जाएं। हमने कभी नहीं सोचा दूसरे की सीमाओं पर छाना, शुरू से हमारा सिद्धांत रहा है। और भगवान राम ने भी लंका पर विजय की, लेकिन वहां अपने को स्थापित नहीं किया, वहीं के विभीषण को राज देकर वापिस आए, क्योंकि हमारी विस्तारवादी नीति है ही नहीं। इस प्रकार का भाव लेकर भारत चलता है, तो हम जीवन मूल्यों के ऊपर चलते हैं। यही जीवन मूल्य हर एक नागरिक में आए, हर एक विद्यार्थी में आए जो कल नागरिक बनने वाला है, और उससे पहले हम शिक्षक में आए, इस वास्ते हम ये कार्यक्रम करते हैं। हम लोग इसको व्यास की जन्म उत्सव के रूप में नहीं मनाते। महाराज वेद व्यास जी ने इस वेद की रचना की है, परम गुरु हैं, श्रेष्ठ गुरु हैं, पहले गुरु हैं, लेकिन हम उनके जन्म दिवस के रूप में इसको नहीं मनाते, हम ये चिंतन के लिए मनाते हैं। तो उनका जो विचार था, जो उनके श्रेष्ठ विचार थे, आचरण थे, वो हमारे में कैसे आए, ये भाव लेकर के हम लोग सारे समाज में काम करते हैं। ये दिल्ली अध्यापक परिषद की पहचान है। अब वो बड़ी बड़ी बातें हमने सबने सुनी है, सबको ध्यान है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। गुरु गोविंद दो, बड़ी सारी बातें आपने सुनी है। गुरु की महत्वता भी हम जानते हैं, कहाँ तक हम पहुंच सकते हैं ये भी हम जानते हैं। हमारे में क्षमता है, चाणक्य को हम समझते हैं, वो किसी चीज को समाप्ति भी कर सकते हैं और हम सृजन भी कर सकते हैं, दोनों काम हम कर सकते हैं, संहारक भी कर सकते हैं। अगर हमारे राष्ट्र के अनुकूल नहीं है, समाज के अनुकूल भी कर सकते हैं। ये क्षमता शिक्षक में है और शिक्षक को साधारण नहीं होता। हम लोगों को इस बात को विचार करना चाहिए और हम कहाँ खड़े हैं इसके ऊपर प्राय हमको विचार करना है। हम शिक्षक कहाँ खड़े हैं, हमारा क्या दायित्व हम ठीक से निभा रहे हैं। हम लोगों को वेतन मिलता है, क्या वो वेतन जितना हमको मिलता है उसके अनुरूप हम समाज को दे रहे हैं क्या, और केवल हम वेतन भोगी तो नहीं है, ये भी हमको सोचना होता है कि हम केवल वेतन के लिए काम करने वाले शिक्षक है क्या मैं 24 घंटे शिक्षक हूं क्या, ये हमको सोचना पड़ेगा। हर समय हम शिक्षक हैं, चलते फिरते बैठते हमारे दिमाग में चिंतन रहता है विद्यार्थी, हम हर विद्यार्थी से जुड़े हुए हैं क्या, उसके हित की बात सोचते हैं क्या। आजकल कोरोना संकट है, बड़ी समस्या है, विद्यार्थियों से कैसे मिले। हमारे श्रेष्ठ कार्यकर्ता बहुत सारे लोग हैं, आज भी एक एक विद्यार्थी से जुड़े हुए हैं। फोन से, उनके पास लैपटॉप नहीं है तो फोन से बात करते हैं, घर में एक ही फोन है तो दूसरे समय हम बात करते हैं।
जब उनके पास पिताजी घर पर आ जाते हैं, अवेलेबल होता, तब हम बात करते हैं। हमारा टीचर हर समय उससे जुड़ा हुआ है, उसको पढ़ाने का प्रयास करता है, विद्यार्थी को समझाने का प्रयास करता है, तो कोर्स भी हमको पूरा करना है। ये हमारी सारी एक कमिटमेंट है सोसाइटी के प्रति, और इसको लेकर के हम शिक्षक समाज काम कर रहा है। तो आपको केवल बार बार यही चिंतन करना है। आज एक समाज में बहुत बड़ी बात चलती है कि टीचर का सम्मान नहीं होता। अब ये मेरे को लगता नहीं टीचर का सम्मान होता है कि नहीं। मुझे लगता है टीचर का ही सम्मान बहुत होता है। अभी भी अपने राष्ट्रपति महोदय ने एक बड़ा अच्छा उदाहरण हमारे सामने रखा है। सभी अपने गुरुजनों को मिले हैं, वो उनको सम्मानित किया है और बड़े आनंद का अनुभव किया है सम्मानित करते हुए। ये भाव हमारा है तो शिक्षक का सम्मान आज भी है, पहले भी था, हमेशा रहेगा। और बड़ी छोटी सी बात बताऊं, कभी भी आप बस में ट्रेवल करिए, बस भरी हुई है, मैं तो करता हूँ, बाकी के पास गाड़ी है, मेरे को तो बड़े अनुभव आए हैं। हम बस में ट्रेवल करते हैं, बस भरी हुई है खूब, उसमें जगह नहीं है, और देखा एक विद्यार्थी की नजर पड़ी, मैं उसको जानता नहीं क्योंकि विद्यार्थी बहुत बड़ा हो गया, और सामने से उसने देखा मुझे, खड़ा हो गया, गुरु जी आइए बैठिए। तो भरी बस में इस प्रकार का व्यवहार एक शिक्षक करता है। गुरु का सम्मान है, आज भी है। हमारे एक डायरेक्टर थे ओल्ड सेक्रेटरीट में, आते रहते डायरेक्टर्स हमारे, अब सबसे बड़ी पोस्ट है, बहुत बड़ी पोस्ट, अमित सिंगला जी। हम लोग जाते थे डेकोरेशन में, मिलते थे, 5-4 मुलाकात हुई हमारी। उन्होंने कहा अंकल जी आप मुझे आते रहिए, 15 दिन में एक बार जरूर आकर के मुझे आप फीडबैक दीजिए, मुझे अच्छा लगता है, आप जरूर आइए 15 दिन के बाद। मैंने कहा भाई हम तो रोज आ जाए, हमारी बात मानते रहो, काम करते रहो, हम जो हमसे मदद मिलेगी हम कर सकते हैं, ये हमारा स्वभाव है। तो अनेक अनुभव हमारे आप लोग भी होंगे, शिक्षक का बहुत सम्मान, लेकिन शिक्षक का सम्मान हो इसके लिए हमें उसके योग्य बनना पड़ेगा, हमें भी सबका सम्मान करना पड़ेगा। क्या हम सबका सम्मान करते हैं, ये विचार नहीं प्रश्न हमारे साथ। क्या हम हमारे यहाँ जो सफाई कर्मचारी है उसका सम्मान करते हैं? मैं अगर मुख्य अध्यापक हूं तो क्या वहां पर जितने अध्यापक हैं, जितने विद्यार्थी हैं, उनका हम सम्मान करते हैं? उनके अभिभावक आते हैं, उनको हम सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, उनसे बात करते हैं। मैं शिक्षक हूँ, मैं अपने प्रधानाचार्य का सम्मान करता हूँ, अपने अधिकारी को सम्मान करता हूँ, ये हमको सीखना पड़ेगा। हमें अगर सिखाना है बच्चे को गुरु जी के पैर छुओ, हम ये नहीं कहेंगे पैर छुओ, हम कहेंगे अपने माता पिता के पैर छुओ। अगर हमने उसको सिखा दिया कि सवेरे उठ करके माता पिता के पैर छुओ, चरण छुओ, आशीर्वाद प्राप्त करो, तो निश्चित रूप से उसके मन में आएगा। हम फिर आगे पूछ सकते हैं दादा दादी घर में हैं, हाँ जी, उनके पैर छूते हो नहीं, उनके भी पैर छुओ। तो कोई आपके यहाँ बुजुर्ग आते घर में, उसके पैर छुओ। ये सारी बात उनको जब हम समझाएंगे, उनके मन में आएगा बच्चे के में, और ये काम हम अच्छी तरह से कर सकते हैं। कोई भी करते, मेरे एक डिप्टी डायरेक्टर से मुझे बड़ा अच्छा लगता था, वो जब भी शाम को ऑफिस से निकलते हर एक कर्मचारी से मिलकर जाते थे, हेलो चलता हूँ भैया, अच्छा फिर मिलेंगे, कल मिलेंगे। अपने सफाई कर्मचारी से, अपने जो गार्ड बैठा उससे हाथ मिलाकर जाते थे, जो उनका ड्राइवर छोड़ने जाता था उससे हाथ मिलाकर मिलाते थे। तो ये एक हमारी रूप से होता क्या था, उसका सम्मान बढ़ता था। हमारा सम्मान बढ़ेगा करने से दूसरे का सम्मान। अब मेरी गली में एक स्वीपर आती है, काम करती है, सफाई कर्मचारी, कितना बड़ा महत्व का विषय सफाई, उसके बगैर हमारा स्थिति क्या होगी। थोड़ी बुजुर्ग है, वो प्राय नमस्ते करती है, मैंने एक दिन देखा वो कम उधर था, मैंने कहा था नमस्कार, हाथ जोड़ कर नमस्कार किया, तो वो तो बड़ी गदगद हो गई। अच्छा हमारा इसमें क्या है, हमारा स्वभाव ऐसा, हमारा भाव ऐसा होना चाहिए। इस भाव से अगर हम सबका सम्मान करते हैं तो निश्चित रूप से अध्यापक का सम्मान होगा। सम्मान करना सीखेंगे तो सम्मान मिले, ये मेरी थॉट है, हमारा विचार है, इसीलिए हम लोग काम भी कर रहे हैं। हमारे संगठन में हरेक का सम्मान, छोटा कोई बड़ा कुछ नहीं होता, सब एक कार्य करता है, एक समान है। दायित्व जरूर अलग अलग है, कोई दायित्व है, कोई हमारे पास पद नहीं है, हम दायित्व लेकर चलते हैं, चरण पादुका लेकर चलते हैं समाज की, क्योंकि उसमें फायदा है। चरण पादुका दो है, पद एक होता है और उसमें अहंकार होता है, चरण पादुका में दो हैं और उसमें भावना होती है झुकने की, नम्रता की। तो इस भावना को लेकर के अध्यापक वर्ग जब चलेगा, निश्चित रूप से समाज में एक परिवर्तन आएगा, ऐसा मुझे लगता है। और इसके पीछे एक भाव होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए। मैं एक थोड़ा सा उदाहरण देता हूँ। एक मूर्तिकार ने बहुत बढ़िया मूर्ति बनाई श्री कृष्ण जी,
बहुत अच्छी लगी, मंदिर में स्थापित हो गई। राजा भी उस समय थे, घूमते घूमते तो मंदिर में गए, उनको मूर्ति बहुत अच्छी लगी। अब उसने राजा ने उस मूर्तिकार को बुलाया कि अभी ऐसी मूर्ति मेरी बनाओ, मैं चाहता हूं मेरी मूर्ति ऐसी आप बनाओ। उसने प्रयास किया पर नहीं नहीं बन पाई। राजा को बड़ा गुस्सा आया, उसने कहा ठीक है आप जल्दी बड़ा प्रलोभन, मैं तुम्हें 1000 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। कोशिश की, नहीं बनी। राजा ने उसको फिर थोड़ा सा डांटा, चले देखो, प्रताड़ना की, राजा था, घमंड तो था ही। कहने लगा नहीं बनी, ठीक मैं तेरी गर्दन काट दूं, मैं तेरे हाथ काट दूंगा। कोशिश की, नहीं बनी। आया, हाथ जोड़ के पुरस्कार खड़ा होगा, महाराज नहीं बन सकता। क्या मतलब? मेरा वो भाव ही नहीं आता। जो कृष्ण जी के बारे में हमारा भाव है, वो भाव आपके बारे में मेरा नहीं बन पाया, और इस कारण से बिना भाव के मूर्ति बनती ही नहीं, मैं बना नहीं पा रहा हूँ। ये निश्चित रूप से आप समझ, मेरे को आप चाहे दंड दें चाहे माफ करें, ये आपकी इच्छा है। तो बगैर भाव के हम नहीं पढ़ा सकते बच्चों को। हमारे मन में ये भाव आना चाहिए, ये स्कूल मेरा है, विद्यार्थी मेरा है, इसके अभिभावक मेरे अपने हैं, सगे बंदे हैं, और इनको हमको समाज को लेकर के आगे चलना, एक समरसता का भाव समाज में हमको चाहिए। हर एक का भाव लेकर चलेंगे तो निश्चित रूप से उसके अच्छे रिजल्ट आएंगे। अनेक बातें हमारे सामने रहती हैं। हम लोग बार बार कहते हैं कि भाई हम लोग केवल वेतन भोगी कर्मचारी नहीं है, लोगों की डिमांड रहती है, हमारी डिमांड वेतन मिले, मिलना चाहिए, इसमें कोई दो मत नहीं है। प्रशासन देखेगा, ये प्रशासन क्या करेगा? प्रशासन की जुम्मी है, जिम्मेवारी है, ये उसका कर्तव्य बनता है कि हर एक कर्मचारी का ध्यान रखे, समय पर उनको वेतन मिले, सारी सुविधाएं मिले, जो जो उनको नियमानुसार मिल सकती हैं वो सब बिना उसके अप्रोच करे मिले। क्यों दफ्तर में जाए? मैं जब प्रेसिडेंट था, प्रधानाचार्य था, मैंने अपने स्टाफ को कहा था भैया कोई दफ्तर के चक्कर नहीं काटेगा, इन बाबुओं के पास, अधिकारियों के पास हाथ नहीं जोड़ेंगे, आप अपने काम के लिए वैसे जाइए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, जो आपका काम है रजिस्टर में लिख दीजिए, काम हो जाएगा आपका स्कूल से संबंधित। तो ये हमारी जिम्मेवारी बनती है, प्रिंसिपल की जिम्मेवारी बनती है, टीचर मेरा क्यों जाए ऑफिस में, ये हमको सोचना पड़ेगा। तो ये हम लोग भी संगठन में काम करते हैं, हमें भी नम्र होना पड़ेगा। हम कई दफा सोचते हैं, हम तो भाई संगठन में है और मैं तो इस डिस्ट्रिक्ट का अध्यक्ष हूँ, ये हूँ वो हूँ, जाकर के अधिकारियों से उसी टोन में कई लोग बात करते हैं, फिर गुस्सा गुस्सा होता है, फिर लिखा पढ़ी होती है, वीमो मिलते हैं। अब ऐसी परिस्थिति पैदा क्यों करते हैं? नम्रता भी तो बहुत आवश्यक है ना, हम भी तो बात करते हैं, ऐसी बात हमको करनी चाहिए अगले जवाब न दे सके, उत्तर विहीन हो जाए अगला, वो कहे आपकी बात में दम है, तब हम लोग आगे चल करके उसको बातों को, हमारी बातों को मानने के लिए। अपने देखो हम लोग पढ़े लिखे समाज के लोग, या तो हमें कन्विंस करेगा या हम उन्हीं को कन्विंस करेंगे, इनमें झगड़े की कोई बात नहीं है। अनेक संगठन काम करते हैं, हमारा अपना संगठन है, कोई हमारी एक दूसरे से वो नहीं है कि वो आगे निकल गया हम पीछे रह गया, ऐसा कुछ नहीं, हमारा अपना काम है, उनका अपना काम है, हमारे तो अनेक काम है। हमें तो टीचर्स के हित की भी बात करनी है, और टीचर के हित में सबसे बड़े सम्मान की बात करते हैं हम लोग। टीचर का सम्मान बढ़े, समय पर उसको सैलरी मिले, समय पर उसको प्रमोशन मिले, हर एक चीज समय पर मिले, ये हमारी आवश्यकता है। लेकिन हम छात्र हित की बात करते हैं, छात्र हित के लिए हम लोग कितना कितना समय दे सकते हैं अधिक से अधिक बच्चों के लिए, उसका विचार भी हम करते हैं। हम राष्ट्र की भी बात करते हैं, और उसके लिए राष्ट्र हित में जो जो काम करणीय है वो हम करते हैं, और अपने विद्यार्थियों को श्रेष्ठ नागरिक बनाने का दायित्व हमारे ऊपर है, वो हमको करना है, वो हम करने का प्रयास करते हैं। ये हमारा ध्येय है, लक्ष्य, इसके लिए लगे हुए हम लोग, सारे लोग लगे हुए। और सौभाग्य से कहिए या विडम्बना कहिए हमारी, हमारे पास जो विद्यार्थी आता है, अंतिम छोर पर खड़ा हुआ विद्यार्थी है, कहते हैं ना दरिद्र नारायण, दीनहीन अवस्था वाला विद्यार्थी हमारे पास आता है। एक छोटा सा छोटा व्यक्ति जिसके पास 10 पैसे हैं, वो पब्लिक स्कूल में बच्चे को दाखिल कराता है, हमारे पास बड़ी गरीब बच्चे आते हैं। और ये एक तरह से कह सकते हैं हमारा सौभाग्य भी है, और ये विडम्बना भी है समाज की, कि अच्छे लोग जो संपन्न है उन स्कूलों में क्यों नहीं आते। मैं एनडीएमसी में गया, नई दिल्ली नगर पालिका में, और मैं एक अधिकारी से बात कर रहा था, मैंने उनसे कहा भैया आपके 80 स्कूल थे, 40 रह गए, क्या हो गया, ये स्कूल कहाँ गए? क्या लगी, क्या करें, यहाँ से झुग्गी झोपड़ियां सारी टूट गई। मैं क्या मतलब? बोला झुग्गी झोपड़ी बच्चे आते थे, वो सारी टूट गई, यहाँ से हटा दी, बच्चे बंद हो गए। हमारी ये बड़ी विडंबना भी है, समाज के देश प्रशासन को देखना चाहिए क्या हो क्या रहा है, हम किधर जा रहे हैं। हम शिक्षा को ठीक ढंग से दे नहीं पा रहे, इसका मतलब हम व्यवस्थाएं नहीं दे पा रहे हैं, या हमारे शिक्षक उनको ठीक ढंग से पढ़ा नहीं पा रहे, हमको देखना पड़ेगा, विचार करना, विचारणीय प्रश्न है। लेकिन फिर भी वो गरीब हमारे पास आता है,
माँ बाप बड़ा विचार करके हमारे ऊपर विश्वास करके बच्चे को हमारे पास भेजते हैं, और प्रशासन ने हमको विश्वास करके चिन्हित करके हमें सर्विस में लगाया है। सर्विस में आए हैं, हमारा दायित्व बनता है उसी प्रकार का कार्य करना। देखिए, हम शिक्षक हैं। शिक्षक 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार से बन सकते हैं। मैं एकदम देख रहा था, मैं सुन रहा था, कहीं प्रसंग चल रहा था कि 3 तरह के तीर्थ यात्री होते हैं। एक तो होता है, वो सोचता है भी हर प्रत्येक पूर्णमासा को या अमावस्या को या एकादशी को किसी दिन मास में मुझे गंगा स्नान के लिए जाना है, वो हर की पौड़ी जाता है, नियमित जाता है, एक वो व्यक्ति है। दूसरा होता है कि अभी मैं जा रहा हूँ भैया तू भी चल, वो साथ चल पड़ता है अगले दिन। एक तीसरा और भी होता है, जब वो गंगा किनारे खड़ा है पर नहाना बिल्कुल नहीं चाहता, लेकिन थोड़ी बहुत काई है, पैर फिसल गया और गंगा में गिर गया, उसके मुंह से निकला हर हर गंगे, पुण्य उसको भी मिल गया। हम लोग कैसे अध्यापक बने हैं, क्यों, किस वस्तु बड़े ही मैं नहीं समझता। हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने सोचा ही होगा जीवन में मेरे अध्यापक ही बनना है, ऐसे भी लोग हैं। मैं एक विद्यालय में गया था बवाना के, मैं सीनियर सेकेंडरी स्कूल में, उनका वार्षिकोत्सव था, उन्होंने मुझे बुलाया था चीफ गेस्ट। बाद में मैं स्टेज पर गया, मैं 10 चिन्हित व्यक्ति बुलाए, भाई बढ़िया जो व्यक्ति है 10 आ जाओ मेरे पास, जो अपनी क्लास में टॉप आते हैं ऐसे लोग 10 लोग आ जाओ। 10 आ गए। मैंने उनसे पूछा आप क्या बनना चाहते हो, कैसा बनना चाहते हो। उन विद्यार्थियों ने मुझे कहा, 7 ने 10 में से, कि हम अपने प्रिंसिपल साहब जैसा बनना चाहते हैं। मुझे बड़ी खुशी हुई। वो प्रिंसिपल हमारे कार्यकर्ता थे अध्यापक परिषद के। तो ये कि हमारा आदर्श है, तो हम अध्यापक बने होंगे। किसी का चॉइस होगा मैं अध्यापक बनूं, किसी ने कह दिया होगा बन जाओ, बन गए, मजबूरी होगी, सारे दरवाजे बंद हो गए, मैं अध्यापक बन गया। लेकिन आप अध्यापक बन गए, हम बन गए, तो हमारा निश्चित रूप से एक धर्म बनता है कि हम श्रेष्ठ करें, हम श्रेष्ठ करें। अध्यापक का कर्म है पठन पाठन, हम उसको पढ़ाएं हर समय विद्यार्थी को, और खुद स्वयं अध्ययन करें, ये बहुत आवश्यक है। विद्यार्थी रहते हैं सारी जिंदगी की, विद्यार्थी है ये मान करके हमको चलना चाहिए और उसी के अनुरूप काम करना चाहिए, पढ़ना चाहिए हर समय। बहुत ग्रंथ हमारे पास, अनेक से एक ग्रंथ हैं हमारे, तो खान है भगवान की कृपा से। हमारे ऋषि मुनि ने बड़े बड़े साहित्य दिए हमको पढ़ने के लिए, उनको हमें पढ़ना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए। कुछ गड़बड़ है क्या? आवाज आ रही है ना? मेरी आवाज आ रही है? नहीं आ रही है सर, आ रही है, बोलो आप। ठीक है, आपकी आवाज आ रही है, वो डिस्टर्बेंस हो रहा था। चलिए, और किसी का माइक ऑन है। अच्छा, हमारे पास बहुत ही साहित्य, श्रेष्ठ साहित्य है। एक दफा अपने डॉक्टर राधा कृष्ण जी राष्ट्रपति थे हमारे, बड़े विद्वान, अब गई सर आवाज। भाई साहब आपका अनम्यूट हो गया, आवाज नहीं आ रही जी आपकी। भाई साहब एक बार म्यूट कर लेना, तो अनम्यूट कर लेना। हो गया, हो गया, आ गई आवाज? हो गया, आ रही है, हो गया, हो गया। हाँ, तो मैं बता रहा था डॉक्टर राधा कृष्ण हमारे राष्ट्रपति, वो हमें इंग्लैंड गए और वहां जाके एक पादरी के घर ठहरे, क्योंकि फिलासफर थे, तो किसी ऐसे लोग के यहाँ ठहरना उनको अच्छा लगता था। जब नाश्ता कर रहे थे तो उस पादरी ने, बड़ा चतुर था, बहुत सारी पुस्तकें मेज पर रखती और सबसे ऊपर बाइबल रखती। तो कहने के, देखो, पादरी बोले, देखो डॉक्टर साहब, ये सब किताबों का, सब साहित्यों का, सब धर्मों का जिस्ट है जो ऊपर रखा है, सबका सार है। तो डॉक्टर साहब के पास एक किताब थी, उन्होंने उसके ऊपर रख दी, बोले इसके ऊपर अनेक पुस्तकें आ सकती हैं, और सबसे नीचे गीता रखी थी। तो उन्होंने कहा देखो मूल वो है, तो हमारे पास तो मूल की चीजें हैं, गीता मूल में रखी है, सबसे नीचे गीता रखी है, मूल वो है। ये हमारा साहित्य इतना स्ट्रॉन्ग है, इतना बढ़िया है, इतना सबके लिए है। आज गीता का ट्रांसलेशन हर भाषा में है और लगभग 180 देश इसका अध्ययन करते हैं। हमारे पास साहित्य है, हम उसको पढ़े, हमारे विचार पुष्ट होंगे, विचार पुष्ट होंगे, जितना हमारे पास होगा हम बच्चों को दे सकेंगे। आज समस्या क्या है, जीवन मूल्यों की कमी हुई है, क्षरण हुआ है, और ज्यादातर पढ़े लिखे में हुआ है। मैं एक दफा पढ़ रहा था, बड़ा रोचक प्रसंग आ रहा था किताब में।
अंबाजी के दर्शन करने के लिए कुछ लोग जा रहे थे, उस बस में बहुत से लोग बैठे थे। एक परिवार बैठा था, पढ़ा लिखा, उनका एक बच्चा भी था। तो टिकट टिकट कंडक्टर आया, टिकट दो, टिकट ले भाई। बोले 2 टिकट दे दो। बोले इस बच्चे का, वहां पर नियम था 5 साल से छोटे बच्चे का टिकट नहीं लगेगा। बोले इसका टिकट तो 5 साल से छोटा है। बोला नहीं भैया, टिकट तो इसका लगेगा, तो बड़ा लग रहा है मुझे। तो नहीं मान रहे थे, पढ़े लिखे थे, बहस कर रहे थे। उसने, कंडक्टर भी बड़ा होशियार था, उसने बच्चे से पूछा, बेटा कौन सी क्लास में पढ़ते हो? तो उसने कहा जी तीसरी में। अब तीसरी का बच्चा तो 5 साल से कम हो नहीं सकता। अब उसको समझ में आ गया, टिकट लेना पड़ा, बड़ा शर्मिंदा हुआ। पीछे जाकर अंत में एक और परिवार बैठा था, माँ बाप बैठे थे, गरीब थे बेचारे, पढ़े लिखे भी नहीं थे, उनका भी बच्चा साथ में था। उन्होंने कहा टिकट 2.5 टिकट दे दो। बोले छोटा बच्चा 5 साल से कम का टिकट नहीं लगता। बोले जी 5 साल का ये हो गया है, और कल ही हुआ है, और आज हम अंबाजी के दर्शन करने इसी वास्ते जा रहे हैं, ये कल 5 साल का हो चुका है, इसका आधा टिकट दो। एक वो अनपढ़ व्यक्ति है जो टिकट मांग रहा है और कंडक्टर मना कर रहा है। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति है, साफ दिख रहा है बच्चा बड़ा है, वो टिकट लेने के तैयार नहीं है। इस प्रकार का हम लोग पढ़े लिखे, सारा जो गड़बड़ हो रही है यही हो रही है, क्योंकि संस्कार नहीं है, हमारे संस्कार लुप्त हो रहे हैं। पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय जी का मुझे एक ध्यान आता है, मैं पढ़ रहा था उनकी जीवनी, उनकी वो एक पर्सन किसी ने लिखे थे। वो एक दफा एक ट्रेन में जा रहे थे, और पर मुझे डॉक्टर साहब भी उसी ट्रेन में जा रहे थे। उस ट्रेन में, और मुझे फर्स्ट क्लास के डिब्बे में थे आरएसएस के द्वितीय संचालक जी और दीनदयाल जी तृतीय श्रेणी में थे। अब तो तृतीय श्रेणी खत्म ही कर दी है, सेकेंडरी क्लास रह गई है। ये वो जो जाते जाते डॉक्टर साहब गुरु जी को पता लगा, उन्होंने अपने पास बुलाया, संदेश भेजा यहाँ आइए। तो दीनदयाल जी एक स्टेशन जब गाड़ी रुकी तो वहां चले गए, उनसे बातचीत की, कुछ विचार पेश करना होगा। तो बातचीत करने के बाद वो वापिस एक स्टेशन पर ट्रेन रुकी तो उतर के अपने डिब्बे में चले गए। उन्होंने टीटी को बुलाया, भैया कहाँ, ये 3 स्टेशन बीच में गुजर गए हैं, इन 3 का फर्स्ट क्लास का टिकट बनाइए आप मेरा। क्या वो जानता था पंडित जी क्या बात कर रहे हैं, क्या हो गया? बोले नहीं हो गया, मैं 3 स्टेशन तक फर्स्ट क्लास में सफर किया है, आप टिकट बनाइए। इस प्रकार का भाव हमारे लोगों में होता है, ये संस्कार होते हैं। टीटी ने कहा कि जब तक आप जैसे लोग हैं भारत का कोई बाल बाका नहीं कर सकता। ये हमारी सोच है। ये भाव लेकर के पढ़े लिखों में जो ह्रास हो रहा है, इस क्यों हो रहा है? क्योंकि हम जीवन मूल्यों की शिक्षा नहीं दे पाते, हम केवल कोर्स कराते हैं। लेकिन अध्यापक के पास एक बड़ा भारी हथियार है कि हम लोग अपनी कक्षा के राजा हैं, हम क्या पढ़ाएं, कैसे पढ़ाएं, ये हमारी इच्छा है। अनौपचारिक बहुत सारी चीजें हम पढ़ा सकते हैं, उसको कोई रोक नहीं सकता अनौपचारिक शिक्षा को। वो बहुत बड़ा हथियार हमारे पास है। अनौपचारिक पढ़ाएं, हमारे पढ़ा रहे ग्रेट पढ़ाया उन्होंने खूब, लेकिन फिर उन्होंने बताया सुनो ये किताब में लिखा है, और महाराणा प्रताप जी बताई पढ़ाएगा। लेकिन मैं अगर सवाल पूछता हूँ कि हो सकता है कोई और बना है पेपर, सवाल पूछता है तो आपको अकबर ही लिखना है, अकबर ही महान लिखना है, नंबर उसी के मिलेंगे। लेकिन मन में ये बना लो प्रताप ही महान थे, महाराणा प्रताप ही महान थे, अकबर महान नहीं था। ये हम अनौपचारिक में कोई नहीं रोक सकता। अनौपचारिक शिक्षा में हमको देनी होगी, और उसमें जीवन मूल्यों का हमको समरसता का पाठ पढ़ाना होगा बच्चों को। लेकिन जब मैं एक चीज कहा करता हूँ भैया, जो मेरी दुकान में है वही मैं दे सकता हूँ। कोई मेरे पास ग्राहक आता है और मेरी केमिस्ट की दुकान है, मुझसे अगर वो मांगेगा जीरा तो मैं तो नहीं दे सकता। यार के पास जाके मांगेगा कोई, वो कहेगा भैया मुझे खरबूजा दे दो, कहां से दे देगा? तो जो मेरे पास है वही मैं दूंगा, तो जो मेरे संस्कार में वही दे पाऊंगा, ये हम लोग सोचते हैं। और इस वास्ते अपने संस्कारों को पुष्ट करना बहुत आवश्यक। मैं क्या समय पर स्कूल जाता हूँ? मैं छोटे छोटे बात कर रहा हूँ, बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं कर रहा आज। क्या मैं समय पर स्कूल जाता हूँ? क्या मैं अपने विद्यार्थियों से उनकी पीठ पर हाथ रखकर स्नेहपूर्ण बात करता हूँ? क्या मैं अपने लोगों का सम्मान करता हूँ? कैसे चलेगा उठ करके, मुझे क्या करना है, कैसे करना है, वो सब विचार करके जाता हूँ क्या? ये बहुत आवश्यक। हम सोच कर जाए, ब्लूप्रिंट बना कर जाए विद्यालय में, मुझे विद्यालय में जाकर करना क्या है,
केवल समय थोड़ी काटना है मुझे। अगर समय ही काटना है, समय पूरा करना है तो एक अलग बात है, लेकिन हमने मन में धार लिया मैं शिक्षक हूँ, तो वो मन में धारण करके जाना पड़ेगा कि मुझे आज अपने बच्चों से कैसा के लिए अध्यापक परिषद जो कार्यक्रम करती है, ये कार्यक्रम हो रहा टीचर्स के लिए होता है, अध्यापकों के लिए ही होता है। हम इसमें बाकी समाज दूसरी तरह से करते हैं, हम आध्यात्मिक गुरु करते हैं। आध्यात्मिक उनका तो अलग प्रोग्राम होता है, वो अपने शिष्यों के साथ करते हैं। हमारे भी कुछ टीचर करते हैं, स्कूलों में मनाते हैं, वो मना है अलग बात है, लेकिन अध्यापक परिषद जो ये कार्यक्रम करती है तो शिक्षकों के लिए करती है, क्योंकि हमारी थॉट ये है शिक्षक अगर श्रेष्ठ बन गया, वो आचार्य बन गया। आचार्य कब बने? उसके आचरण में शिक्षा आ गई। अगर शिक्षा जीवन मूल्य उसके आचरण में आ गए तो निश्चित रूप से वो आचार्य बन गया, और वो उन आचरणों को बच्चों में ट्रांसफर करने की क्षमता रखता है, तो देवता बन गया। देवता माने देने वाला, वो देवता बन गया। तो हमें अपने साथियों को, अपने आप को, अपने लोगों को, अध्यापकों को इस पर प्रेरित करें कि हम श्रेष्ठ अपनी भावना को आगे बढ़ाएं। ये राष्ट्र मेरा है, ये विद्यार्थी मेरा है, ये समाज मेरा है, ये हम लोग सोच कर चलें। और हमारा थॉट बिल्कुल यही है जो शुरू में बताया कि राष्ट्र हित में हो शिक्षा, या कहे समाज हित में हो शिक्षा, और शिक्षक के हित में, शिक्षा के हित में हो शिक्षक, और शिक्षक के हित में हो समाज। ये बहुत जरूरी है, ये ट्रायंगल बनती है। इस समाज को देखना है कि शिक्षक की सारी आवश्यकताएं पूरी हो, और शिक्षा की उन्नति कैसे हो, उसमें क्या क्या समन्वय किया जाए, ये हम सारे काम करते हैं। ये हमारा पूर्ण एक बहुत बड़ा प्लान है जिसके लिए हम काम करते हैं। वो क्षेत्र हम छोड़ते नहीं है काम करने के लिए, हर क्षेत्र में हम काम करते हैं, चाहे वो शैक्षिक प्रकोष्ठ हो, चाहे वो प्रशिक्षण का कार्य हो, चाहे प्रकाशन का कार्य हो। हमारे बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं, लिखते बहुत हैं, और सम्मान भी बहुत होता है। आज भी होता है, हमारे शिक्षकों का होता है। हमारे सामने बैठे हमारे महामंत्री जी, एनसीईआरटी में बुलाया जाता है हमको, एससीईआरटी में बुलाया जाता है, भाई टीचर्स को आपको लेसन देना है, टीचर्स को पढ़ाना है। हमारे कार्यकर्ता ये काम करते हैं। आज भी हमारे अधिकारियों को बुलाया जाता है और उनसे विचार विमर्श भी किया जाता है। हमारे भी थॉट्स मांगे जाते हैं, इस विचार पर आपके क्या, ये इस विषय पर आपके क्या विचार है, लिख के भेजिए। हम भेजते हैं, फिर मंथन करते हैं, उसके लिए हम कोशिश करते हैं हमारी बात मानी जाए, विचार माना जाए। ये हमारा सारा प्रयास, हम लोग इसमें चल रहे हैं, और हर एक अध्यापक इसमें लगा हुआ है। जैसे जैसे हम लोग अपना संगठन बढ़ेगा, हम आगे बढ़ेंगे। हम विचार को लेकर चले हैं, विचार के बाद हम आचरण को लेकर चले हैं, व्यवहार को लेकर चले हैं, और व्यवहार के बाद विस्तार को लेकर चले हैं। अब शिक्षक ज्यादा होंगे तो जल्दी इस बात को हम अचीव कर सकेंगे। जितने ज्यादा हाथ उतना ज्यादा काम, और अधिक से अधिक शिक्षक दिल्ली अध्यापक परिषद में जुड़े, हमारे विचार से जुड़े। जरूरी नहीं हमारे विचार कहीं भी जुड़े वो इस विचार से जुड़े। आवश्यक नहीं अध्यापक परिषद से जुड़े, उनका अगर परहेज है किसी को मत जोड़ो भैया, अपने विचार से जुड़ो, राष्ट्रीय विचार है। इस विचार से जुड़े, जीवन मूल्यों से जुड़े, भारतीय संस्कृति से जुड़े, सबका सम्मान करें, एक दूसरे के साथ मिलकर रहने का सहअस्तित्व का भाव हमारे अंदर पैदा हो। इस प्रकार के अनेक विचार लेकर हम चले हैं। शिक्षक ऑलवेज शिक्षक है, सारी जिंदगी हर समय, ये नहीं रिटायर होने के बाद शिक्षक नहीं, शिक्षक है। पूर्व राष्ट्रपति जी का हमें पता है, हमने पढ़ा है मिसाइल में, एपीजे अब्दुल कलाम आजाद जी, उनका कहना था रिटायरमेंट के बाद मुझे पूर्व राष्ट्रपति मत बोलो, मुझे प्रोफेसर बोलो। और अंतिम क्षण में भी जब वो जा रहे थे तो वहां पर एक लेक्चर देने ही जा रहे थे। तो ये इस प्रकार के व्यक्ति हुए। राष्ट्रपति बने, शपथ ग्रहण में परिवार के लोगों को बुलाया, 33 लोग आए थे, सॉरी 63 लोग आए थे, और 63 लोग आए तो उनका आने जाने का खर्चा सारा उन्होंने अपनी जेब से दिया था। कितने लोग करते हैं, कितने राजनेता ऐसा करते हैं, तो सोचने की बात है। उनसे हम लोग सीखें। तो मेरा आपसे निवेदन है कि हम अपने कार्य को बढ़ाएं, प्रगति में लाएं, अधिक से अधिक लोगों को जोड़ें, अपने विचारों की पुष्टि करते हुए, अपने आचरण को संभालते हुए, अपने व्यवहार में कुशलता लाते हुए अपने संगठन का विस्तार करें, और उससे हमारे जीवन का कल्याण होगा, इस राष्ट्र का कल्याण होगा, समाज का कल्याण होगा, विश्व का कल्याण होगा। ये हमारी सोच है। इस कार्यक्रम में माननीय गहलोत जी बैठे हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोग बैठे हैं, माननीय वेद प्रकाश जी बैठे हैं, हमारे अध्यक्ष। उनका जीवन एक तपस्या वाला जीवन है, सारी दिल्ली में प्रवास करते हैं। और हमारे जो कार्यकर्ता प्रवास करता है वो कोई टीएडीए नहीं लेता है,
अपने पैसे से जाता है, अपना पैसा खर्च करता है, अपनी गाड़ी का पेट्रोल फूकता है। हमारे महामंत्री जी बैठे हैं, हमारे निगम के बहुत सारे अधिकारी कर्मचारी बैठे हैं, सरोज बहन जी बैठी हैं, रिटायर हो गई है लेकिन अभी भी लगी हुई है, लगातार कार्य कर रही है, निरंतर कार्य कर रही है। ऐसे बहुत से लोग हैं, महेश जी हैं, बहुत सारे लोग हैं हमारे वर्किंग में भी, और रिटायर्ड लोग भी हमारे साथ हैं, क्योंकि हम विचार से जुड़े हैं। और इस वास्ते हम लोग इस विचार को लेकर आगे बढ़े, समाज में प्रतिबद्ध करें। आप सबने मेरी बात को सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।